हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 30 मई 2025 का क्वेश्चन नंबर 2C। क्वेश्चन है, सो दैट द सिस्टम 3x + 4y + 5z इक्वल टू अल्फा, 4x + 5y + 6z इक्वल टू बीटा एंड 5x + 6y + 7z इक्वल टू गामा is consistent only when alpha, beta, gamma are in arithmetic progression। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1C ऑलरेडी सॉल्व किया है। हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। वहां पे हमने चेक किया था कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो कंसिस्टेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है कि इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट देन रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक, ये पहला होना चाहिए। उसके बाद में अगर दोनों का रैंक बराबर है ना, तो वी विल से दैट द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और बराबर नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। नहीं कंसिस्टेंट नहीं है मतलब उस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास में सोल्यूशन नहीं है। वो जो है लाइंस होंगी, अगर हम लोग उसको ज्योमेट्रिकली देखें, है ना, जैसे 3 लाइन दिया है तो तीनों लाइन का अगर एक ही सोल्यूशन होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा कॉमन पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। और अगर ऐसा हो कि ये तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे पे को ओवरलैप कर दिए, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ये वी हैव अ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। सो ये दोनों कंडीशन, जहां पे यूनिक सोल्यूशन होता है और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। अब एक और केस हो सकता है कि ये तीनों की तीनों लाइन, एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया और ये तीसरा लाइन हो गया, तीनों की तीनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो पैरेलल होगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, और काटेंगे नहीं तो हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन, तीनों इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट तभी होगा जब अल्फा, बीटा, गामा आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहली बात होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ना। तो 3 नंबर्स अल्फा, बीटा, गामा आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द मिडिल टर्म इज द एवरेज ऑफ द अदर टू, है ना। तो मिडिल टर्म कौन सा है, बीटा हो गया। तो बीटा को क्या करेंगे, बीटा इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा अपॉन टू, या इसको टू को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बनेगा 2β इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट हुए तभी होगा, कब होगा, जब 2β इक्वल टू अल्फा प्लस गामा होगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राइट द अगुमेंटेड मैट्रिक्स। अगुमेंटेड मैट्रिक कैसे फाइंड करते हैं, तो ये अगुमेंटेड मैट्रिक जो है वो दो मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसमें एक्स, वाई और जेड का कोफिशिएंट लेते हैं, ये 3 4 5 हो गया। फिर 4 5 6 ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा 5 6 एंड 7, ये तीसरा हो गया। और ये दूसरा जो पार्ट है, ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट मैट्रिक, मतलब अल्फा, बीटा और गामा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग गिवन एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगुमेंटेड मैट्रिक लेते हैं। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए अगुमेंटेड मैट्रिक, अगुमेंटेड मैट्रिक ऑफ बी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने इसको कोफिशिएंट मैट्रिक कह दिया, जैसे अभी हमने शुरू में देखा था ना, ये को रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, राइट। तो इसको हम लोग ए की जगह सी बोल देंगे। नाउ स्टेप नंबर 1 इज ओवर, स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है किसी भी मैट्रिक को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। पहला क्वेश्चन होता है क्या A11 1 है, तो यहाँ पे तो 3 है, ठीक है। दूसरा, चलो पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, दूसरा पूछते हैं क्या ये 3 के नीचे 4 और 5 है, वो 3 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल नहीं है, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग,
ऐसा कोई ऑपरेशन लगाएंगे जिसमें ये जो होगा या तो 1 हो या -1 हो या नीचे के सारे एलिमेंट मल्टीपल हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 4 और 5 तीनों के तीनों कैसे हैं, जिसमें सिर्फ कॉमन 1 है। तो हम लोग इसको या तो -1 करेंगे या +1 करेंगे। तो अभी हमने ऑपरेशन लगा दिया R1 - R2, R1 - R2। तो 3 - 4 क्या हो जाएगा, 3 - 4 इज -1, 4 - 5 इज -1, 5 - 6 इज -1, राइट। और अल्फा माइनस बीटा। तो अभी हम लोग किस में कर रहे हैं ऑपरेशन, R1 में कर रहे हैं। R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 को R1 से सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आ रहा है उसको R1 में रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या होता है, इस -1 की सहायता से ये इसको और इसको जीरो करना है ना। कौन सा ऑपरेशन लगा के, पहली बात दोस्तों हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने हैं। तो अब क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, R2 +4R1 और R2 +5R1, ये दोनों हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों ऑपरेशन एक साथ ही लगाना है, अलग अलग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग दिखाया है ताकि आप समझ सको। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, R1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको R2 में ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा +4 - 4 इज 0, 5 - 4 इज 1, 6 - 4 इज 2। अब यहाँ पे बीटा +4 अल्फा - 4 बीटा, बीटा +4 अल्फा - 4 बीटा। तो ये हो गया ऑपरेशन। हमने क्या किया, R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके उसको R2 में ऐड कर दिया। तो वी हैव 0, 1, 2 बीटा +4 अल्फा - 4 बीटा। दूसरा सेम, अभी इसको क्या करेंगे, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे वाले रो के साथ जोड़ेंगे। तो 5 + 5 - 5 ये 0 हो गया, है ना। फिर 6 - 5 इज 1, फिर 7 - 5 इज 2, देन गैमा +5 अल्फा - 5 बीटा। तो ये दोनों ऑपरेशन ना आपको अलग अलग नहीं करना है, यहाँ पे अलग अलग इसलिए किया है ताकि आप समझ सको, है ना, स्टेप को हम अच्छे से समझा सके। सीधा क्या करना है, यहाँ पे इस ऑपरेशन के बाद में R2 +4R1 इन R2 एंड R3 +5R1 इन R3 सीधा लगाएंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नेक्स्ट स्टेप है, विद द हेल्प ऑफ दिस वन, इस वन की सहायता से इसको जीरो करेंगे। तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R3 - R2। ओके, तो नो चेंज इन द फर्स्ट रो, एज इट इज है, देखो, नो चेंज इन द सेकेंड रो, ये भी एट सेम है, एज इट इज है। और यहाँ पे हमने ये ऑपरेशन भी कुछ नहीं किया दोस्तों, ये एकदम सीधा लास्ट में करेंगे, ठीक है, राइट। अभी हमने क्या किया, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, राइट। अब इसको करते हैं, गैमा, गेमा हो गया, फिर 5 अल्फा - 4 अल्फा, तो कितना बचा, सिर्फ अल्फा बचा। ये -5 बीटा +4 बीटा एंड -बीटा। तो ये क्या होगा, -6 बीटा हो जाएगा, -5 बीटा माइनस बीटा इज -6 बीटा +4 बीटा, तो ये हो गया -2 बीटा, राइट। तो ये हो गया स्टेप नंबर 5। अब यहाँ पे ये बीटा +4 अल्फा - 4 बीटा को भी हम लोग चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन अब चूंकि हम लोग पता है कि ये 4 अल्फा - 3 बीटा होगा तो हम लोग उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे पहला रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। अब यहाँ पे देखिए, अ, अगर हम लोग रैंक का डेफिनेशन, है ना, जैसे हमने ऑलरेडी देखा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक, तो यहाँ
पहले कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक अगर हम लोग देखें, है ना, तो फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकेंड रो नॉन जीरो है, लेकिन लास्ट रो जो है वो जीरो 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 है। तो इसका रैंक कितना होगा? टू होगा, राइट। रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक इज टू। अब अगर हम लोग पूरा अगुमेंटेड मैट्रिक को देखते हैं, तो ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, और लेकिन अगर ये वाला वैल्यू अल्फा गामा प्लस अल्फा माइनस टू बीटा अगर नॉन जीरो है, तो ये भी नॉन जीरो रो हो जाएगा, है ना। और इसका मतलब है रैंक ऑफ अगुमेंटेड मैट्रिक थ्री हो जाएगा। लेकिन चूंकि क्या बोल रहा है वो, कि सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो कंसिस्टेंट होने के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक और अगुमेंटेड मैट्रिक दोनों का रैंक क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बराबर तभी होगा दोस्तों जब ये अल्फा प्लस गामा माइनस टू बीटा जीरो होगा। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया? कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, कि सिंस द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक इज टू, तो द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक भी टू होना चाहिए। और इसके लिए ये जो पार्ट है अल्फा प्लस गामा माइनस टू बीटा, उसको जीरो होना चाहिए। तो जीरो हो गया, तो ये टू बीटा को हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो टू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय टू। तो ये क्या हो गया? यही हमें प्रूव करना था। तो अभी इसमें क्वेश्चन दो दिया है, ये तीन इक्वेशन कंसिस्टेंट तभी होंगे जब अल्फा, बीटा और गामा तीनों के तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, ये अल्फा बीटा गामा को एबीसीबी के रूप में देते हैं, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम सोल्यूशन है और सेम स्टाइल से आपको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे? पहले जो मैं इक्वेशन दिया है उसको अगुमेंटेड मैट्रिक के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इस मैट्रिक को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर व्हाट इज द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक और व्हाट इज द रैंक ऑफ अगुमेंटेड मैट्रिक, दोनों को बराबर करना है। और बराबर तभी होगा अगर ये जीरो जीरो है, तो इसको भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर टू सी को अच्छे से सॉल्व कर दिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री ए को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।